रात का वक्त, एक तेज रफ्तार गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। पीछे पुलिस लगी थी। गाड़ी में 2 लड़कियां मौजूद थीं। हॉलैंड से स्टेफनी, वेनेजुएला से स्टेफनी की दोस्त। दोनों खवातीन का बार बार गैंगरेप किया गया। करोड़ों डॉलर्स रैंसम अमाउंट मांगा गया। जिस्मानी अज़ा को काटकर मार्केट में बेचने का कहा गया। जो कुछ इनके साथ हुआ, वो दर्द, वो खौफ उनकी रूह को अंदर ही अंदर चीर रहा था। दोनों लड़कियां डर के मारे थर थर कांप रही थीं। पेरेंट्स से कांटेक्ट भी अब डिस्कनेक्ट होता जा रहा था। अब उन्हें एक ऐसी जगह ले जाया जा रहा था जहां से शायद वो कभी जिंदा वापस नहीं आती। इतने में ड्राइवर किसी को फोन पर कहता है, लड़कियां मेरे पास हैं और पुलिस हमारे पीछे है, इसीलिए अब बॉस ने न्यू इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। न्यू इंस्ट्रक्शन? क्या उन्हें जान से मारने की बात हो रही थी? और बॉस है कौन? ड्राइवर के मुंह से ये जुमले सुनते ही स्टेफनी ने होशियारी से एक मैसेज टाइप किया, बाबा हमें बचा लें, ये हमें मार डालेंगे, प्लीज प्लीज आप हमारी मदद करें। कौन थी ये लड़कियां? कहां से आई थी? और पाकिस्तान में इन लड़कियों के साथ क्या कुछ होता रहा? ये पाकिस्तान की एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे मुल्क की सियासत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इस कहानी का एक बॉस तो है, लेकिन विलन एक नहीं। एक ऐसा नाम जिसके सामने आते ही सबके कान खड़े हो गए। वो कहानी सुनाई गई जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सहाफियों ने सवालात की बौछार कर दी। डीआईजी वॉकआउट कर गए। लेकिन अब इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आ गया है जिसकी वजह से अब मुल्जिमान कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। जो डीएनए रिपोर्ट सामने आई है वो बहुत चौंका देने वाली है। चलें ज्यादा देर नहीं करते, अब कहानी शुरू करते हैं। मैं हूं फाइका मौज़म। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले वही एक रिक्वेस्ट, हमारा टारगेट 1 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल करने का है। हम हर केस को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं, तो सब्सक्राइब तो बनता है, फिर अब सब्सक्राइब कर दें। तो इस कहानी के आगाज में, जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी दूसरे मुल्क से शुरू हुई। अक्टूबर 2025 सिंगापुर, एक इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी इवेंट की तैयारियां उरूज पर हैं, जहां दुनिया भर से बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स इकट्ठे हुए हैं। वर्ल्ड क्रिप्टो एक्सपर्ट्स को इनविटेशन दिए जा रहे हैं। एक इनविटेशन पाकिस्तान में एलीट फैमिली के यहाँ भी पहुंच चुका है। जी हाँ, डार फैमिली के चश्मो चिराग रजा डार। रजा डार अगले दिन पाकिस्तान से सिंगापुर की फ्लाइट लेकर इस इवेंट में शरीक हो जाता है। यहाँ कोई आम लोग नहीं, हाई प्रोफाइल लोग मौजूद हैं। रजा डार के हाथ में कॉफी का एक गिलास है और सामने से 2 लड़कियां चलती हुई आती हैं। हेलो, आई एम स्टेफनी फ्रॉम वेनेजुएला एंड हॉलैंड। और बस यहीं पर रजा डार की मुलाकात होती है स्टेफनी और उसकी फ्रेंड से। एफआईआर के मुताबिक रजा डार खुद को सक्सेसफुल बिजनेसमैन जाहिर करता है और दावा करता है कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ है। वो अपनी वीडियोस और पिक्चर्स उन्हें दिखाता है। भाई, अब जाहिर सी बात है, जब कोई ये कहे कि फला मेरे अंकल हैं, फला मेरी फुप्पो हैं, तो हर कोई कन्विंस हो जाएगा। अब स्टेफनी और उसकी दोस्त भी इसी जाल में फंस चुकी थी। फैमिली बैकग्राउंड एक्सचेंज होने के बाद अब बात व्हाट्सएप चैट्स तक आ जाती है। क्रिप्टो करेंसी में मिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट की बात होने लगती है और फिर आखिरकार डील भी तय हो जाती है। और इन दोनों खवातीन ने इनको एक ऑफर की। 30 दिन के बाद ये जो प्रॉफिट होगा ये 30% हो जाएगा। उनमें से 10% जो होगी हम अपनी फीस रखेंगे और 20% जो होगा वो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ एक बात क्लियर करती चलूं, मुल्जिमान का कहना था कि हमने लड़कियों के कहने पर क्रिप्टो में 4.5 करोड़ डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 12.5 अरब पाकिस्तानी रुपए इन्वेस्ट किए थे, जबकि गैर मुल्की लड़कियों ने इस बात का एफआईआर में कोई जिक्र नहीं किया। मुल्जिमान ने पुलिस को बयान दिया कि इन्वेस्टमेंट के बाद हर महीने प्रॉफिट मिल रहा था, सब कुछ ओके था। इसके बाद ईरान अमेरिका वॉर शुरू हुई। इस बीच राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। यही खामोशी अब एक तूफान बनकर सामने आने वाली थी। एक प्लान तैयार किया गया। दोनों लड़कियों को पाकिस्तान इनवाइट किया गया। उन्हें कहा गया कि यहाँ मजीद क्रिप्टो पार्टनर्स हैं जिन्हें 1.5 करोड़ डॉलर इन्वेस्ट करने हैं, मगर शर्त यह है कि आपको फिजिकली पाकिस्तान आना होगा और प्रॉफिट आधा आधा। और रजा डार का जो पहले ही नुकसान हो चुका है उसकी रिकवरी भी इसी प्रॉफिट में हो जाएगी। फिर क्या था, दोनों लड़कियां पाकिस्तान आने को तैयार हो गईं। 26 जून 2026 स्टेफनी और उसकी दोस्त इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। यहाँ उसे जो सबसे पहले रिसीव करता है उसका नाम है रजा डार।
दोनों लड़कियां यहाँ एक अक्लमंदी दिखाती हैं। रज़ा डार और उसकी गाड़ी, नंबर प्लेट की तस्वीर लेकर स्पेन में बैठे अपने फादर, जिनका नाम था कार्लो, उन्हें सेंड कर देती हैं और पाकिस्तान में अगला सफर शुरू हो जाता है। भाई रज़ा डार भी उन्हें फुल प्रोटोकॉल देता है। इस्लामाबाद के सबसे महंगे मैरियट होटल में स्टे कराया जाता है। 3 से 4 दिन उन्हें इस्लामाबाद मरी में इन्वेस्टर्स के साथ मुलाकातें करवाई जाती हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है। ये दोनों लड़कियां अभी तक ये नहीं समझ पा रही थी कि ये सब फेंका गया एक जाल है और वो मछली की तरह इस जाल में फंस चुकी हैं। 29 जून 2026, अगली मुलाकात लाहौर में। यहाँ बॉस से मुलाकात करवाने लड़कियों को लाया गया। अब उनकी वापसी की तारीख करीब आ रही थी। 3 जुलाई को उन्हें अपने मुल्क लौटना था और यहीं से कहानी का रुख बदलना शुरू होता है। जिन लोगों ने स्टेफनी और उसकी दोस्त को लाहौर बुलाया था, उनमें एक मुलजिम अड़ जाता है। वो कहता है, मैं तो अपने पैसे वापस लिए बगैर इन लड़कियों को पाकिस्तान से नहीं जाने दूंगा। अब यहाँ 2 लोगों की एंट्री होती है। पहली सिकंदर डार और दूसरी एंट्री हसन। लाहौर में हसन के बंगले पर दोनों लड़कियों के हाथ पांव बांधकर कैद कर लिया जाता है। अब यहाँ एक और शख्स की एंट्री होती है और वो है बॉस, जिसका असल नाम वहीद ताहिर वल्द मंजूर है। ये खुद एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। कत्ल और इल्लीगल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चलाने समेत 8 मुकदमात उसके खिलाफ दर्ज हैं। ये अकेला नहीं है, इसके साथ 3 लोग और मौजूद हैं, नासिर, रिजवान और नवाज। वहीद पहले इन दोनों लड़कियों को धमकियां देता है, उन्हें मारता है, पीटता है, रैंसम अमाउंट मांगता है। लड़कियां कहती हैं, पहले हमारे मोबाइल वापस करो ताकि हम अपने माँ बाप को बता सकें। उन्हें मोबाइल फोन दे दिया जाता है। स्टेफनी स्पेन में बैठे अपने फादर कार्लो को कॉल मिलाती है और कहती है, बाबा आप जल्दी $50 लाख भेज दें, वरना ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारी उंगलियां, तुम्हारी किडनीज, तुम्हारा दिल सब कुछ बेचकर पैसा वसूल कर लेंगे। बाप की जबान से जुमला निकलता है, तुम जो चाहो ले लो, प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। स्टेफनी के फादर और मदर ने तकरीबन $1 लाख का इंतजाम कर लिया, लेकिन यहाँ मुल्जिमान का दिल नहीं भरा। दोनों खवातीन को बार बार गैंग का निशाना बनाया गया। मुल्जिमान उनके वालिद को कॉल करते हैं और मुतालिबा करते हैं $15 लाख का तावान दें। मुसल्लह अफराद ने उन्हें कांच का टुकड़ा दिखाकर गला काटने की धमकियां दी। आखिरकार स्टेफनी की वालिदा ने कहीं से $1 का इंतजाम किया और जिस दिन रकम पहुंची, मुल्जिम ने सिर्फ इतना कहा, तमाम रकम हासिल हो चुकी है, अब तुम आज़ाद हो। मगर यहाँ एक बात है, क्या वाकई वो आज़ाद थी? जवाब है नहीं। यहाँ एक नई गेम शुरू हो जाती है। स्पेन में बैठे स्टेफनी के वालिद के पास कॉल आती है। बेटी बताती है कि उसे अगवा कर लिया गया है और अगवाकार $15 लाख का मुतालिबा कर रहे हैं। उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो जाता है। बाप के पास एक ही रास्ता बचता है, वो स्पेन से पाकिस्तान पुलिस की हेल्पलाइन 15 पर कॉल मिलाता है। सेफ सिटी में 12:40 पे कार्लोस नामी एक शख्स कॉल करता है और वो बताता है कि मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ और मेरी एक बच्ची और उसकी दोस्त पाकिस्तान आए थे, अब मुझे पता लगा है कि वो अगवा हो गए। पुलिस ने बताया कि स्टेफनी के वालिद ने एक गाड़ी नंबर और तस्वीर शेयर की थी और फिर उसको पुलिस ने ट्रैप करना शुरू किया। कार्लोस नामी शख्स ने जो पहली इत्तला दी, उसके अंदर सबसे पहली चीज थी, अगर आप यहाँ दिखाएंगे स्क्रीन पे, एक इंफॉर्मेशन, उसकी बेटी जब पाकिस्तान लैंड की तो उसने अपने वालिद को ये तस्वीर भेजी जिसमें ये गाड़ी नजर आ रही है और उसमें गाड़ी का नंबर नजर आ रहा है और मुल्जिमान उसी गाड़ी में लड़कियों को लेकर जा रहे थे। उस नंबर प्लेट से डेटा निकाला जाता है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है। पुलिस के मुताबिक वो गाड़ी शादरा से गुजरती है, फिर सरगोदा, फिर इस्लामाबाद और आखिरकार लाहौर के इलाके डिफेंस तक पहुंच जाती है। पुलिस दावा करती है, हमने छापा मारा और खुद उन खवातीन को बाजियाब करवा लिया। बस एक साफ और सीधी कहानी। पुलिस तो हीरो बन गई, अगवाकार पकड़े गए, खवातीन बाजियाब भी हो गईं। मगर जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, इस कहानी के 2 रुख हैं और दूसरा रुख इतना सीधा नहीं है। अब वापस चलते हैं उस रात की तरफ जब गाड़ी हादसे का शिकार हुई। विक्टिम्स का वो बयान जो कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ सुनाता है। मजिस्ट्रेट के सामने कानून की दफा 164 के तहत रिकॉर्ड किया गया स्टेफनी के बयान के मुताबिक जिस दिन रकम मिल गई, रज़ा डार ने उन्हें और उसकी फ्रेंड को पासपोर्ट वापस किए, गाड़ी में बिठाया और एयरपोर्ट ले जा रहे थे, जिसमें यह कहा गया कि बॉस के इंस्ट्रक्शंस कुछ और हैं। ये सुनते ही दोनों खवातीन को ये फील होता है कि कुछ ठीक नहीं, कुछ गड़बड़ है और उसी लम्हे गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है।
वो मौके को गनीमत समझते हुए गाड़ी से छलांग लगा देती हैं, सड़क पर भागती हैं, मदद के लिए चीखती हैं, राहगीर बचाने भी आते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार को इतला दी जाती है। खातून के मुताबिक वो एहलकार उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाता है, मगर फिर एक अजीब सी बात होती है। रास्ते में वो एहलकार कहता है कि गाड़ी खराब हो गई और खवातीन को दोबारा उसी गाड़ी से निकलकर भागना पड़ता है। फिर खातून ने खुद अपने वालिद और इलाके के एएसपी को कॉन्फ्रेंस कॉल मिलाई और बताया कि वो फरार होकर एक फिल्टर हाउस में मौजूद हैं। तब एएसपी एक खातून एहलकार मौके पर पहुंचे और खवातीन को तहवील में ले लिया। खवातीन ने खुद पहले अपने वालिद और फिर एएसपी को कॉल मिलाई। पुलिस बाद में पहुंची। बहरहाल लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया गया। इसहाक डार की फैमिली को अप्रोच किया गया। अली डार से राब्ता भी हुआ और ये भी बताया गया कि लड़कियों को बिठाकर वो खुद ड्राइव कर रहा है और लड़कियों ने गाड़ी से छलांग लगा दी है। सारी सिचुएशन ओवरऑल बताई गई। अली डार ने बार बार फोन किया लेकिन राब्ता ना हुआ। फिर अचानक राब्ता हो गया। अली डार ने कहा कि तुम जहां भी हो अपनी लोकेशन शेयर करो और सरेंडर कर दो। पुलिस के मुताबिक लड़कियों के गाड़ी से निकलने और हादसे के बाद रजा डार घबरा कर फरार हो जाता है। उसे कॉल करके कहा जाता है कि सरेंडर कर दे और फिर एसपी कैंट खुद उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। की फैमिली से किया, फैमिली ने बताया कि जी ये नंबर है और ये चीज है, हुआ क्या। उनको जब ये सारी चीज बताई तो उसके बाद वो हमारे पास कांटेक्ट नंबर आ गया और हमने फौरी तौर पे उसकी लोकेशन लेना शुरू कर दी, उसके पीछे मूव करना शुरू कर दिया। आप तसव्वुर करें, एक मुल्क के दूसरे सबसे बड़े ओहदेदार का नवासा एक एफआईआर में मरकजी मुल्जिम के तौर पर नामजद हुआ। पुलिस ने जब इस घर पर छापा मारा तो मालूम हुआ कि जिस घर में इन खवातीन को कैद करके रखा हुआ था वहां किराए पर रहने वाला शख्स कोई आम आदमी नहीं था, वो था बॉस। वहीद नाम था उसका। जी हाँ, वही क्रिमिनल जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पुलिस को देखते ही उसने बालकनी से छलांग लगा दी जिसमें उसके टखने भी फट गए। पुलिस ने वहीद और उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी भी बरामद कर ली गई। जब गाड़ी का डेटा खंगाला गया तो पता चला ये गाड़ी तो इसहाक डार के नवासे रजा डार के नाम पर है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। टोटल 8 अफराद को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। वहां गैर मुल्की लड़कियां बहुत ट्रॉमा में थीं। वो अपना मेडिकल देने को तैयार तक नहीं थीं। यहाँ एक खातून पुलिस ऑफिसर को बुलाया गया और उन्हें किसी तरह लड़कियों का डीएनए सैंपल हासिल करने पर लड़कियों को कन्विंस कर लिया। डीएनए के बाद पंजाब पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप किया। 164 का बयान वो पहले ही रिकॉर्ड करवा चुकी थी और फिर उन्हें पाकिस्तान से अलविदा कर दिया गया। इस केस की बिल्कुल न्यू अपडेट्स अब ये हैं कि 3 मुल्जिमान का डीएनए मैच कर गया है, जिसमें पहला नाम नवाज है, जिसने खुद भी लड़कियों को हवस का निशाना बनाया और दोस्तों को भी उकसाया। लेकिन जो रजा डार हैं, जो बासर शख्सियत के नवासे हैं, उनका डीएनए मैच नहीं हुआ क्योंकि इनको जिसने बुलाया और उसको जो है प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। लड़कियों के डिजिटल वॉलेट से मुल्जिमान के अकाउंट में तकरीबन $19,000 की ट्रांजैक्शन के एविडेंस भी मिले और 4 से 5 लाख डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट के सबूत भी मिले हैं। 9 जुलाई को रजा डार समेत 8 मुल्जिमान को रिमांड खत्म होने पर दोबारा अदालत में पेश किया गया। लैपटॉप, असलहा, गाड़ी की बरामदगी के लिए अदालत ने 5 दिन मजीद इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने का वक्त दिया। 2 मुल्जिमान सिकंदर और साजिद के वकील ने अदालत में दलाइल दिए कि मेरे मौक्किलीन का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा मरकजी मुल्जिम बॉस को अभी तक अदालत नहीं लाया गया। असल मुल्जिमान को बचाने के लिए गरीब लोगों को बल्ली का बकरा बनाया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इन 14 रोज में वो ये बात साबित नहीं कर सके हैं कि साजिद, हसन और सिकंदर तीनों इसमें मुलव्विस हैं। किसी किस्म का भी कोई भी जो इनका सबूत है वो पुलिस को नहीं मिल सका। भाई यहाँ एक बात तो तय है, मुजरिम समझे थे कि पैसा सब कुछ खरीद लेगा, मगर वो भूल गए कुछ चीजें बिकती नहीं, और वो है सच। अब देखना ये है कि क्या ताकत की जीत होती है या कानून की।